नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ नंदा और आपका स्वागत है सच कॉन्वर्सेशंस मैटर के एक और एपिसोड में। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया, नरेंद्र जोशी हमारे जो गेस्ट हैं इस एपिसोड में, उनके साथ ये सेकंड पार्ट है एपिसोड का, जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और उसके पीछे जो फिलॉसफी और रिलीजन और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में। नरेंद्र और मैं दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज में हमने एक साथ कॉलेज किया है। वो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर हैं और अभी वो भारतीय रेलवे में काम करते हैं और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। हमारी बातें कॉलेज में भी बहुत लंबी चलती थी, 2.5-3 घंटे, और हमें पता भी नहीं चलता था। इसीलिए जैसे मैंने पिछली बार बताया था, एपिसोड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज सेकेंड पार्ट। सो आइए इनवाइट करते हैं नरेंद्र को। हाय नरेंद्र, हाउ आर यू? सौरभ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अभी आपसे 20 मिनट पहले ही मिले थे तो सब ठीक चल रहा है। काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। मुझे भूख लगी थी 20 मिनट में। आई हैड अ नाइस स्नैक और आई होप आप भी रिफ्रेश हैं, बिकॉज अभी जो कॉन्वर्सेशन है वो हमारी और भी ज्यादा टेक्निकल होने वाली है, टफ होने वाली है। चलिए देखते हैं कितना हैंडल कर पाएंगे आपके तीखे सवालों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई वो आपकी अदालत तो चल नहीं रहा है यार। एनीवे, सो हमने पॉलिटिकल साइंस की बात की, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात की जो मॉडर्न हैं, पहले से चले आ रहे हैं, एंड उसके आसपास जितनी भी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। बट जब हमारी पहले बात हो रही थी तो उसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो मेरे जहन में बैठ गई, कि जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी पॉलिटिक्स है आज की, उस सब का जो रूट कॉज है या फिर जो उसका बेडरॉक है, फंडामेंटल जो है, वो फिलॉसफी से निकल के आता है, रिलीजन से निकल के आता है। तो अगर पॉलिटिक्स समझना है तो हमें फिलॉसफी और रिलीजन को भी समझना पड़ेगा। तो हाँ, इसी के बिल्कुल। बारे में बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल सौरभ। एक्चुअली जो फिलोसफी का मेन क्वेश्चन रहा है, पहले मैं वेस्टर्न फिलोसफी की बात करूंगा हम्म। कि जो उनके बेसिक क्वेश्चन है वो एथिकल क्वेश्चंस है। एथिकल क्वेश्चंस का मतलब है हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। कि वो इस क्वेश्चन से कंसर्न है कि एक इंसान अच्छी लाइफ कैसे जी सकता है। तो शुरू से ही फिलोसफर्स ने कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश की है कि एक अच्छी लाइफ इंसान की कैसे हो सकती है। तो इस प्रोसेस में इनिशियल थिंकर, सबसे पहले मैं वेस्ट में, अगर आपने नाम सुना हो, प्लेटो और अरिस्टोटल, उनका जिक्र करना चाहूंगा। तो उन्होंने पहली बार गहराई से इन क्वेश्चंस के बारे में सोचा। हम्म। तो ये थ्योरीज आई एथिक्स की। तो दो दो की दो थ्योरीज थी, प्लेटो की और एरिस्टोटल की। प्लेटो कहता था कि एक आइडियल आइडियल वर्ल्ड की कंसेप्शन उसकी थी कि आइडियल वर्ल्ड है। आइडियल वर्ल्ड का मतलब ये है कि वहां आइडिया ही आइडिया है, हेवन ऑफ आइडियाज है। और दुनिया में जो जो भी चीजें हो रही हैं वो उसकी इम्परफेक्ट रेप्लिकाज है। ठीक है, जो रियल है वो दैट इज इम्परफेक्ट रिप्लिका ऑफ दैट आइडियल वर्ल्ड। तो वो उस आइडियल वर्ल्ड में जो बेस्ट वर्च्यूज के हिसाब से लाइफ को कंडक्ट करना, आपका अच्छी लाइफ जीना है। ठीक है। एरिस्टोटल ने इसको और रिफाइन किया, तो उसने कहा कि वर्च्यूअसली रहना हम्म। अच्छी लाइफ जीना है। वर्च्यू को उसने डिफाइन किया कि एक्सट्रीम्स के बीच में मिडिल पाथ, कि आप रेकलेसनेस भी ना हो और कावर्ड भी ना हो, बीच में आप हो। आप माइजर भी ना हो और स्पेंड थ्रिफ्ट भी ना हो, रीजनेबल खर्च करने वाले हैं। आप ग्लूटन भी ना हो और एकदम स्टार्विंग भी ना हो, आप मॉडरेटली खाना खाने वाले हो। ठीक है, इस तरीके से उसने अपनी वर्चुअल एथिक्स को डिफाइन किया कि एक मीडियम तरीके की लाइफ जीना इज वर्चुअस लाइफ। अब जब वर्चुअस लाइफ की कंसेप्ट आई तो फिर अब क्या होता है कि जो भी ह्यूमन इंडिविजुअल है वो सोसाइटी से घिरा हुआ है। तो दो इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने डिस्कस की। फिर रोल आ जाता है सोसाइटी का, सोसाइटी के ऊपर रोल आ जाता है स्टेट का, कि स्टेट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। तो ये सब बातें उन्होंने डिस्कस करी थी और उसके बाद के फिलोसफर ये सब बातें बार बार कहते हैं। इंडियन थ्योरी में भी यही है। तो बेसिक बात ये कि फिलोसफी ही सारे बेसिक आइडिया लेकर आई है, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के आइडिया हैं। हम्म। तो वो है, हम आगे डिस्कशन करेंगे तो कुछ और फिलोसफर्स का नाम आएगा, कुछ और आइडियाज आएंगे कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडिया में किसका कंट्रीब्यूशन था और कैसे प्लेटो जो था वो कार्ल मार्क्स का प्रेडिसेसर था। चलिए ठीक है। एरिस्टोटल तो एरिस्टोटलिज्म कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ये सब बातें हैं। राइट, तो इसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पास से करते हैं, एकदम एंशंट में एकदम से नहीं जाएंगे। मेरी खुद की फिलॉसफी उस दिन मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि फियर एंड कन्वीनियंस, कि मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब के कोई भी डिसीजन होता है
तो वो सारा डिसीजन, उसका जो रूट कॉज है, उस डिसीजन का जो मूल क्या कहेंगे, जो मेन उसका स्टिमुलस है, वो या तो फियर है या कन्वीनियंस है। कुछ भी हम करते हैं या तो डर की वजह से करते हैं किसी, या फिर इसलिए करते हैं कि भैया हाँ कर लो क्योंकि कन्वीनियंट है। फिर आपने मुझे यूटिलिटेरियन के टेरियनिज्म के बारे में बताया था, तो प्लीज वहीं से स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटेरियंस ब्रिटिश फिलोसफर्स हुए थे, जो मतलब जेरेमी बेंथम नाम के एक जेंटलमैन थे, उन्होंने ये फिलोसफी स्टार्ट की। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स मिल, दो लोग और आए जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को रिफाइन किया। जो जेरेमी बेंथम थे और ये यूटिलिटेरियन थे, वो मानते हैं कि आदमी कोई भी चीज इसलिए करता है या तो उसको उसमें मजा आता है या उससे उसका पेन रिलीव होता है। तो उन लोगों ने उस फिलॉसफी को जब जनरलाइज किया सोशल पॉलिसी और एथिक्स में, तो उन लोगों का मानना ये था कि हमें ऐसे सोशल और पॉलिटिकल एक्शन लेने चाहिए जिसमें लार्जेस्ट हैप्पीनेस इन लार्जेस्ट नंबर इंश्योर हो। लार्जेस्ट हैप्पीनेस इन लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ज्यादा सफरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों में हर आदमी को 2 यूनिट सफरिंग होती है, 20% लोगों को, तो टोटल 40 यूनिट सफरिंग पैदा हुई। उन्होंने इसके लिए यूनिट भी बनाई, यूटिल्स, 40 यूटिल्स आपकी सफरिंग पैदा हुई। लेकिन अगर 80 लोगों को एक एक यूनिट बेनिफिट हो रहा है तो आपकी नेट 80 यूटिल्स बन गई। तो जब आप नेट डिफरेंस करोगे तो आप पॉजिटिव रहे इन टर्म्स ऑफ पेन और प्लेजर का बैलेंस। तो इन्होंने कहा कि लार्जेस्ट हैप्पीनेस इन लार्जेस्ट नंबर, हर कोई कवर नहीं होना चाहिए, बट जो कितने लोगों की मैक्सिमम आप कितनी ज्यादा मैग्नीफाई कर पाओ, तो वो एक सक्सेसफुल पॉलिसी होगी, एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस होगी। तो इसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का आया। अब इसका नेचुरल कंक्लूजन क्या निकला कि मान लीजिए मेजोरिटी कोई चीज चाहती है, फॉर एग्जांपल 60% मेजोरिटी कोई चीज चाहती है, 50% माइनॉरिटी वो चीज नहीं चाहती। लेकिन अगर आप वो पर्टिकुलर सोशल एक्शन लेते हैं या पर्टिकुलर पॉलिटिकल मूव आप करते हैं और 60% लोग खुश हैं और 40% लोग बहुत नाखुश हैं, तो जो 60% लोगों की खुशी को हमें 40 लोगों की नाखुशी से तरजीह देनी चाहिए। अब इस फिलॉसफी को आप लाइफ और डेथ क्वेश्चंस में लेकर जाए। हर इंसान की लाइफ वैल्यूएबल है और उस पर कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। तो इस टाइप की मुश्किल एथिकल क्वेश्चंस में भी यूटिलिटेरियंस ने कुछ लाइट थ्रो करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल 2 केस दिए कि आपके पास सवाल है कि आप एक 65 या 75 साल के बूढ़े व्यक्ति को बचाना चाहेंगे या 25 साल के जवान व्यक्ति को, यदि आप दोनों में से एक व्यक्ति को बचा सकते हैं, किस केस में आप किसको बचाएंगे? मॉरली इसका क्वेश्चन देना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जान इंपॉर्टेंट और कोई भी चॉइस करना आपके लिए अनएथिकल होगा। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अब जो 65 साल का व्यक्ति है उसको बाकी बची हुई लाइफ में कितनी नेट हैप्पीनेस मिलेगी, प्लस उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी को कितना नेट बेनिफिट होगा। वो जो नेट बेनिफिट है वो एक 25 साल वाले की तुलना में कम है, तो हमें 25 साल वाले को 65 साल वाले की तुलना से ज्यादा चूज करना चाहिए। या इसी का दूसरा एग्जांपल दीजिए कि आपके पास एक ही व्यक्ति का ऑपरेशन हो सकता है और 2 मरीज हैं, एक आपका हेड ऑफ द स्टेट है और एक दूसरा ऑर्डिनरी सिटीजन है, तो डॉक्टर किसको बचाएगा? तो इसको अगर आप क्योंकि डॉक्टर के लिए दोनों लाइफ थ्योरेटिकली बराबर होनी चाहिए, बट डॉक्टर को किसको चूज करना है बचाने के लिए, उस हेड ऑफ स्टेट को या ऑर्डिनरी सिटीजन को? करेक्ट। तो ये एथिकल क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे और आई थिंक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें कि हाँ 50% लोगों ने किसी एक लीडर को चुना है, एक नेता को बनाया है, लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो बाकी 50% को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते या वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने ही उनको चुना है एक तरीके से। दूसरा, अगर हम जैसे इटली में जब कोविड-19 ढंग से फैल गया और वहां से न्यूज आनी स्टार्ट हुई, तो वहां पर जब डॉक्टर्स और नर्सेज को चूज करना पड़ रहा था क्योंकि ज्यादातर वहां की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो सब वृद्ध हैं, 80 साल और उससे ऊपर के लोग थे काफी उसमें, जिसमें जिनको कोरोना हुआ, तो उनको सीधा सीधा चूज करना पड़ रहा था कि बूढ़े को बचाना है कि नहीं बचाना है, एक जवान को बचाएंगे आप या एक बूढ़े इंसान को बचाएंगे? हाँ, आप 60 साल वाले को बचाएंगे, 70 साल वाले को बचाएंगे? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। मे बी दे आर मोर क्रिटिकल। 60 साल वाला उतने क्रिटिकल है जितना 70 साल वाला क्रिटिकल है। आप 30 और 70 वाले में मुश्किल नहीं कि हो सकता 30 वाला सर्वाइव कर जाए तो आप 70 वाले पे एफर्ट लगाएंगे, लेकिन 60 साल और 70 साल वाले में किसे बचाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन फिलोसफी ने एनलाइटन करने की कोशिश की। कई सारी एथिकल ब्रांचें हैं और आपने यहाँ पर देख लिया ऐसे एथिक्स और पॉलिटिक्स आपस में इंटरसेप्ट मतलब वो करती है, क्योंकि एथिक्स के आधार पर ही पॉलिटिक्स अल्टीमेटली गाइड होती है कि आप
क्या सोसाइटी के ब्रॉड पैरामीटर रखना चाहते हैं कि व्हाट इज डिजायरेबल फॉर सोसाइटी, व्हाट इज डिजायरेबल पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो मॉडर्न थिंकिंग, जिसको मैं मॉडर्न कहूंगा, ये अगर हम ज्यादातर देखें तो रेनेसां के बाद ही शुरू हुई है और यूरोप से ही निकली है ज्यादातर। तो रेनेसां के बाद फिलोसफी में क्या चेंज आया है कि जब हम इतना सारा कुछ सोच पाए हैं? या नीड्स की बात करें, मतलब बहुत सारे फिलोसफर हैं जिनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, प्लीज बताइए कि कैसे चेंज आया रेनेसां के बारे में बाद में। रेनेसां के बाद में देखिए, रेनेसां का मतलब क्या है? रेनेसां को पहले समझिए कि रेनेसां क्या था। रेनेसां को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये कहा जाता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण मतलब किस चीज का पुनर्जागरण? पुनर्जागरण था ग्रीक सभ्यता का, कि जो यूरोप में यूरोपियंस या एक्चुअली रेनेसां मिलान में स्टार्ट हुआ था, इटली के। तो इन लोगों ने डिस्कवर किया कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बेस्ट आइडियाज हैं, बेस्ट आर्टिफैक्ट हैं, बेस्ट आर्ट है, वो सब ना ग्रीक एरा का है। तो उन लोगों ने कोशिश करी कि जो ग्रीक एरा की चीजें हैं उनको रिवाइव कराया जाए, ग्रीक आर्ट को रिवाइव कराया जाए। जैसे आपका स्कल्पचर है, या आपका लिटरेचर है, या आपकी फिलोसफी है, ठीक है। ये उन आइडियाज का पुनर्जागरण काल था, उस चीज का रेनेसां था, पुनरुत्थान काल था। तो वो लोग ग्रीको रोमन फिलोसफी में वापस गए, स्पेशली ग्रीस में, क्योंकि वेस्ट में आज भी माना जाता है कि ग्रीस जो है ना, ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन से शुरू हुई, क्योंकि सारी जो चीजें हैं उनकी वहीं से हुई, चाहे उनके लॉ, एथिक्स, फिलोसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, हर किसी की इंस्पिरेशन वहीं से है। तो वो उन्होंने कोशिश करी। तो उसी दौरान फिलोसफी में क्या हुआ कि साथ साथ साइंस का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। रेनेसां जब पीरियड आया, तो अब जब साइंस के डेवलप होने से रिलीजन का असर कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो ग्रीक थिंकिंग थी वो काफी रैशनलिस्ट थिंकिंग थी, और मिडिवल थिंकिंग में एरिस्टोटेलियन फिलोसफी का ज्यादा असर था। तो वो डॉगमेटिज्म कम होने लग गया। जब डॉगमेटिज्म कम होने लग गया तो नए तरीके के आइडियाज आने लग गए। लोगों ने इंपीरिकली चीजों को जज करना स्टार्ट कर दिया। एक में बहुत इंपॉर्टेंट नाम, एक फिलोसोफर है फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन ने एम्पिरिसिस्ट फिलोसफी की स्टाइल वो करी कि उसने कहा कि हमें डॉगमेटिक नहीं होना है, रिलीजियस भी नहीं होना है, हमें हर चीज को एविडेंस के बेसिस पे टेस्ट करना है। तो उसने एम्पिरिसिस्ट फिलोसफी की फाउंडेशन रखी। वो फर्स्ट प्रोमिनेंट फिलोसफर ऑफ साइंस था। तो लोगों ने फिर हर चीज को एफ्रेश इंक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। मिडिवल को डार्क एजेस इसलिए कहा जाता है कि वजह है, डार्क एजेस का मतलब है कि लोग साइंस की नेचुरल लाइट नहीं पड़ रही थी चीजों पर, लोगों ने डोगमा को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उसको डार्क एजेस बोला जाता है। डार्क एजेस का ऐसा मतलब नहीं कि बहुत बुरा था या बहुत कन्फ्लिक्ट पूर्ण था, कन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है, स्ट्रगल हमेशा रहा है। बट डार्क एजेस का मतलब ये था कि लोगों ने अपनी क्रिटिकल फैकल्टी को लूज कर दिया। पीपल जो सर्च लाइट होती है वो बंद कर दी। लोगों ने क्वेश्चन को सेटल मान लिया कि बाइबल में सारे क्वेश्चन सेटल हो गए हैं, या रिलीजियस कैनन में सब कुछ सेटल हो गया। तो ये फ्रांसिस बेकन की किताब आई, और बाकी उस टाइम पर जैसे केपलर की नई इन्वेंशन और थी, गैलीलियो कुछ नई चीजें खोज रहा था इटली में, ये सब कुछ इटली के आसपास ही हो रहा था, और ये तो फ्रांसिस बेकन के थे। तो इसके बाद लोगों को लगा कि बहुत सारी पुरानी चीजें हैं ना जो धर्म में गलत है, तो लोगों ने एफएसएस को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद एक पूरी मूवमेंट चालू हुई जो आज भी जारी है, तब से स्टार्ट हुई थी रेनेसां से, वो आज तक जारी है। अब रेनेसां क्यों हुआ इसके भी अपने कुछ हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक है, उतने पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ऐसे तो चेन एंडलेस है। बट रेनेसां के बाद ये चीज है, रेनेसां के बाद स्टार्ट हुआ एनलाइटनमेंट पीरियड। एनलाइटनमेंट पीरियड का मतलब ये है कि लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम हर चीज को रैशनलिज्म की कसौटी में कसेंगे, कोई भी चीज हम डोगमा के हिसाब से नहीं मानेंगे। रीजन का मतलब है कि जो ह्यूमन फैकल्टी ऑफ रीजन है उसके हिसाब से अगर कोई चीज सही मिलेगी तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इस चीज को कहा जाता है एनलाइटनमेंट। और वही आइडियोलॉजी हमारी रेनेसां और एनलाइटनमेंट की आज तक चल रही है। सारी जो हमारे अफेयर्स लाइफ के कंडक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी साइंस है, वो चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो सब अगर हमारे डिस्कशन में आए तो बताऊंगा कैसे एनलाइटनमेंट और एनलाइटनमेंट इंस्टीट्यूशन है, एनलाइटनमेंट की चिल्ड्रन है। फिर जब एनलाइटनमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैंने वो क्वेश्चन आ ही जाता है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी मोस्टली यूरोप में रेनेसां के टाइम पे जितना ड्रास्टिक शिफ्ट लोगों की थिंकिंग में आया है, उतना ही ड्रास्टिक शिफ्ट रिलीजन को भी अपने आप के या अपने बारे में करना पड़ा है ताकि लोग फिर भी उनको माने। रिलीजन ने कैसे कोप अप किया रेनेसां के साथ? रेनेसां में देखिए पहली रिएक्शन तो रिलीजन की थी कि वो रेजिस्टेंस थे,
तो स्टार्टिंग के जो भी लोग आए थे, नए थिंकर थे या इनोवेटर थे, उन्होंने या तो उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की, उनको बड़ी संख्या में मारा गया, ठीक है, या उनको इनकार्सिरेट किया गया, या उनकी किताबों को जला के बैन कर दिया। जो डॉगमेटिक की पहली रिएक्शन यही होती है कि जो भी उनके अपोनेंट हैं या जो हेरेटिक वॉइसेस हैं उनको आप शांत कर दो, उनको मार दो, उनको भगा दो, या उनको बैन कर दो सोसाइटी से। बहुत लंबे टाइम तक गैलीलियो भी जेल में था, लेकिन उसके फिर पॉलिटिकल कनेक्शन से तो वो बाहर निकल आया था। तो इस वजह से पहली रिएक्शन तो उनकी ये थी। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब दो आइडिया टेस्ट किए जाने लगे, विज्ञान की कसौटी पर, एक धर्म की कसौटी पर, तो विज्ञान की कसौटी में चीजें ज्यादा सही होने लग गई। फिर उसके बाद बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट हुए थिंकिंग में, न्यूटन आ गए, न्यूटन ने अपनी थ्योरीज दे दी और उससे बहुत कुछ एक्सप्लेन होने लग गया जो रिलीजन से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन होने लग गया। उसके बाद तो खैर ये टाइट बढ़ता गया, तो रिलीजन को बहुत सेटबैक लगी, और रिलीजन उसके बाद लोगों के चेतना में थोड़ा सा पीछे हट गया, और रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर आप 13, 14, 15 सेंचुरी को देखिए तो रिलीजन वाज सुप्रीम, वाज रीडिंग एवरीथिंग। बट 200 से 300 साल में रिलीजन बहुत कमजोर होगा। आज तो इतना कमजोर है कि आधे से ज्यादा आबादी वेस्टर्न वर्ल्ड की नॉन रिलीजियस है, या तो एथियस्ट है या नॉन रिलीजियस है या एग्नोस्टिक है, तो वो रिलीजन को नहीं मानते। तो रिलीजन, और जो रिलीजन बचा भी है वो भी उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बचा, उतना कट्टर नहीं बचा, बहुत ज्यादा स्पेस की प्रिसेप्ट को उसको स्वीकार करना पड़ा है। तो रिलीजन, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन का जो बेसिक टेनेट है कि जो ह्यूमन क्रिएशन की थ्योरी है, वो कहता है कि गॉड ने बनाया इंसान को, ठीक है, कि खुदा मतलब भगवान ने आदम को बनाया, एडम और ईव को बनाया, एडम की पसली से ईव को बनाया, और वो जो गार्डन था वहां थे, सरपेंट के लालच में उन्होंने फल खा लिया, तो गॉड ने उनको एक्सक्यूमिनेट करके अर्थ में भेज दिया और अर्थ पे लाइफ की स्टार्ट हुई। इंसान हमेशा सफर करेगा क्योंकि इंसान का ओरिजिनल सिन था कि उसने गॉड को डिसऑबे किया, इसलिए हमारी सफरिंग है, और हमारी सफरिंग का एंड है भगवान की भक्ति में। हम ओरिजिनल सिनर है, हमें रिपेंट करना है, कन्फेशन करना है, तो मे भी गॉड खुश हो गया, हमें एक बार लिबर्टी दे दे। तो यहाँ पर सेम कंपैरिजन, हम अपने पिछले एपिसोड में हमने मेजी रेस्टोरेशन की बात की थी जापान में, और तो जापान में भी अभी मैं पिछले साल जब रह के आया हूं तो वहां पर जो लोग हैं, they are I mean they do not associate themselves, so they are non-religious in many ways, but they are highly traditional. वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं बट नॉट नेसेसरीली भगवान में बिलीव करते हैं। तो मतलब चाहे वो बुद्धिस्ट फिलोसफी हो या फिर वो शिंटोइज्म की फिलोसफी हो, जेन फिलोसफी हो, वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं कि हाँ ये करना है, फूल लगाने हैं, व्हाटएवर इट इज, बट रिलीजन में उनका बिलीफ कम है। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहां पर भी रिलीजन में इम्पैक्ट हुआ? वो सभी जगह हुआ है, इवन जो आज की तारीख में इस्लामिक सोसाइटीज है वहां भी ये सब फर्क आया। वो तो क्योंकि देखिए ऐसा कि रिलीजन को आज से 300 साल पहले आप रिलीजियस लिटरलिस्ट हो सकते थे। रिलीजियस लिटरलिस्ट होने का मतलब है कि जो किताब में लिखा है सब कुछ सच है, लेकिन जब आप कोई चीज किताब में लिखे और एविडेंस उसके अगेंस्ट है, तो आप अपने अंधविश्वास को होल्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल बी कास्टेड एज ए फूल, क्योंकि एविडेंस तो कुछ और कह रहा है। तो ये चीज तो जो लिटरलिज्म खत्म हो गया, बट जनरल वे में बहुत सारे लोग रिलीजन को मानते हैं कि इन अ ब्रॉडर सेंस रिलीजियस आइडियाज आर करेक्ट, बट नॉट अबाउट पर्टिकुलर डिटेल्स एंड नॉट इन लिटरल सेंस रिलीजन इज नॉट ट्रू। तो ये चीज हर जगह होगी। और दूसरी बात है, जहां तक ट्रेडिशन की है, ट्रेडिशन जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग उतने डीपली रिलीजियस नहीं है लेकिन अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो वो तो खैर रेजिड्यू रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। और एक्चुअली कल्चरल भी है रिलीजियस से ज्यादा, कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करना है। पॉलिटिकल भी है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसको लाइफ ब्लड इसी से मिलता है, कल्चर से, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को। तो चीजें रहेंगी वो हमेशा से। हिंदुओं में भी ये चीज है और शायद सिखों में भी हो, सभी धर्मों में ये है। क्रिश्चियन में, अमेरिका में जैसे आपकी जो बेल्ट, व्हाइट बेल्ट है, वहां भी ये सब चीजें हैं कि लोग में भी चर्च नहीं जा रहे, बट रिलीजियस ट्रेडिशन, हैलोवीन, गुड फ्राइडे, इन तमाम चीजों को लोग ऑब्जर्व करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। सो अब यहाँ पर अब रेनेसा की बात की आपने, इनिशियली सोक्रेटिस और एरिस्टोटल की बात की थी, और आपने ये भी बोला कि डार्क एजेस में एरिस्टोटलियन फिलोसफी कुछ हद तक फॉलो होती थी। तो रेनेसा जब बेसिक उसका टेनेट अगर सोक्रेटिस और ग्रीको रोमन फिलोसफी से ही आया है, तो डिफरेंस क्या था उन दोनों के अंदर? बहुत डिफरेंस था। एक्चुअली एरिस्टोटेलियन फिलोसफी एक प्राइम मूवर गॉड की बात करती थी।
एरिस्टोटल ये कहता था, और एरिस्टोटल की फिलॉसफी कॉजलिटी की फिलॉसफी थी। वो कहता था कि हर चीज का कॉज और इफेक्ट है, मतलब अगर कोई चीज इफेक्ट हो रही है तो उसको कोई कॉज है। अब वो क्रिएशन पाया कि इस चीज को किसने बनाया, मतलब अर्थ को किसने बनाया, तो आप कहोगे कि अर्थ ऐसे बनी, फिर आप पूछोगे कि उसको किसने बनाया, फिर आप पूछोगे कि जिसने उस चीज को बनाया उसको किसने बनाया। तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो सबसे पहले हो, जिसको किसी ने ना बनाया हो, क्योंकि आप इनफाइनाइट चेंज नहीं ले जा सकते कहीं, तो फिर वो एब्सर्ड लॉजिक हो जाएगा। क्योंकि आप इस लॉजिक को ऐसे देखिए कि पहली चीज को किसने बनाया, जो सबसे पहली बनी, तो उसने ये बता दिया कि पहली चीज को बनाया गॉड ने, जिसको प्राइम मूवर कहता है। प्राइम मूवर जो सबसे पहले मोशन लेकर आया इस वर्ल्ड में, प्राइम मूवर गॉड ने बनाया, और गॉड के बनाने के बाद ये सारी दुनिया एग्जिस्टेंस में आई है, और उसको किसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, बेसिक गॉड हो गया कि एक गॉड है जो सबसे पहले, जिसने सबको बनाया है, और उसको किसी ने नहीं बनाया है, और वो हम सबकी उससे परे है, मतलब कंप्रीहेंशन से परे है उस गॉड की जो वो है। तो ये इस सेंस में एक चीज एरिस्टोटेलियन थी, इस सेंस में एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी में था कि प्राइम मूवर क्रिएटर गॉड की का जो आइडिया था। पर जैसे सोक्रेटिक मेथड है, काफी लोग उसके बारे में बात करते हैं, स्पेशली वेस्ट में, कि क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ पूछ के आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। और अल्टीमेटली रेनेसा में भी तो वो क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे, तभी साइंटिफिक थिंकिंग ऑब्जर्वेशन का एक तरीके से इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरी हुई। तो बिल्कुल, वो सब नेचुरल वर्ड को क्वेश्चन कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन कर रहे थे। ये बात सही है कि उन्होंने फ्रेश इंक्वायरी स्टार्ट करी हर चीज पे। तो कहा है कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड, सोक्रेटिक डायलेक्टिक मेथड कहते हैं इसको। तो वेस्टर्न फिलोसफी मोटी मोटी तो यही है कि सोक्रेट से स्टार्ट होती है और अभी कंटेम्प्रेरी जो हमारे फिलोसफर्स हैं वहां तक आती है। यहीं पर इसी टाइम में, अभी हम मॉडर्न फिलोसफी जो पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसी टाइम में ईस्टर्न फिलोसफी जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कंप्लीटली, वहां पर हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी से? क्या वो उससे इंफीरियर थी, सुपीरियर थी, या फिर उसकी ईस्टर्न फिलोसफी की इतनी बात क्यों नहीं की जाती दुनिया में जितनी वेस्टर्न फिलोसफी की जाती है? पहले आपको मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि क्यों बात नहीं की जाती ईस्टर्न फिलोसफी की, वेस्टर्न क्यों की जाती है। देखिए, जो राजा होता है ना, उसी की चीजों में इंटरेस्ट लिया जाता है। वेस्ट ने वर्ल्ड को 500 साल से पॉलिटिकली डोमिनेट किया है, तो जो ये जहां भी आते थे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्पोज करते थे, और जब भी अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्पोज करते थे तो ये ऑब्वियसली प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ाते थे। मुझे नहीं लगता 1950 तक वेस्ट को बुद्ध के बारे में कुछ खास पता था, या उपनिषद के बारे में उनको कोई गहरा आइडिया था, क्योंकि वो लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि पूरी इंडिया का लिटरेचर और फिलोसफी इतना है कि एक वो मॉडर्न लाइब्रेरी की एक अलमीरा में सब समा जाएगा। दे वर सो कंटेम्प्चुअस टुवर्ड्स अस कि इन लोगों को कुछ नहीं जानते कि ये तो सब स्नेक चार्मर हैं और टर्बन वाले हैं और हाथी में बैठ के घूमते हैं। दिस वाज देयर इंप्रेशन अबाउट आवर सिविलाइजेशन, जो इंपीरियलिस्ट और रेसिस्ट माइंडसेट था। तो देखिए, इन लोगों का कंट्रोल रहा है पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, अभी भी है। अभी भी लोगों का इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में पूरा कंट्रोल है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो वेस्टर्न से ये डिराइव्ड है, तो ऑब्वियसली इनकी बात बोलिए कि हमारी बात कोई नहीं करता क्योंकि हम लोग रूल नहीं कर रहे। तो वो पहले पॉलिटिकल रीजन है, इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेस्टर्न फिलोसफी विदाउट मेरिट और नॉन जेन्युइन, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड फिलोसफीज है, बट वो ज्यादा प्रेवलेंट है इसकी। अब दूसरी बात है कि इंडिया और वेस्ट की फिलोसफी में कंपैरिजन, जो मेरी पर्सनल लिमिटेड स्टडी रही है ईस्ट और वेस्ट में, वेस्ट ईस्टर्न जो फिलोसफी है वो कुछ एस्पेक्ट में वेस्ट से बहुत एडवांस है, और कुछ एस्पेक्ट में वेस्टर्न फिलोसफी ईस्टर्न से एडवांस है। क्योंकि आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा तो कंपैरेटिव लेवल पे देखना होगा। जैसे वेस्ट फिलोसफी की एनालिटिकल डायमेंशंस बहुत डेवलप्ड है, ईस्टर्न फिलोसफी की आपकी एथिकल या जो आपकी एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट बहुत डेवलप्ड है। ईस्टर्न फिलोसफी हमेशा केवल फिलोसफी नहीं होती, वो हमेशा आपको गाइडेंस देती कि क्या करें, व्हाट टू डू टू इन ऑर्डर टू लिव गुड लाइफ। वो हमेशा आपको, कहीं बुद्ध भी 8 फोल्ड पाथ बताए जाते हैं, योग में भी अष्टांगिक मार्ग होता है, वेदांत में आप जाएंगे तो वहां भी आपको मेथड बताते हैं कि इस चीज को कैसे करें। तो ईस्टर्न फिलोसफी हमेशा आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए रास्ता दिखाती है कि आप ऐसा कर लो, ये थ्योरी है, नेवरदलेस आपको ऐसे जीना पड़ेगा। वेस्टर्न फिलोसफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल परसूट है। वेस्टर्न फिलोसफी इज कंसर्न्ड विद आंसरिंग मतलब बिग क्वेश्चन कि व्हाट इज सोल, व्हाट इज गॉड,
हमने भी वो आंसर किए हैं, बट हमने उस चीज को अलग तरीके से आंसर किया और अलग तरीके से इन एंटिटीज को कंसेप्चुलाइज किया है. व्हाट इज नेचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. और पास्ट 200-300 साल में वेस्टर्न फिलोसफी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज हो गई है, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो गई है, बहुत ज्यादा रिग्रेस और एनालिटिकल हो गई है. और इंडियन फिलोसफी में अनफॉर्चुनेटली मे भी सन 1300-1400 तक के बाद कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया, मेजर डेवलपमेंट या मेजर स्ट्रीम ऑफ थॉट्स पैदा नहीं हुई है. बाकी जो कुछ भी नए फिलोसफर्स के नाम पर सेल किया जाता है वो पुरानी फिलोसफीज की रिब्रांडिंग होती है. तो सो व्हाट इज ईस्टर्न फिलोसफी जब हम सोक्रेटिस से कंपेयर करें? ईस्टर्न नहीं, एक्चुअली मैंने इंडियन फिलोसफी के बारे में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ईस्टर्न इज बिग. ईस्टर्न में आपकी चाइनीज फिलोसफी भी है, और मे बी अगर आप एक्सट्रीम वेस्ट के एंगल से देखें तो आपकी इस्लामिक फिलोसफी भी है. तो अगर हम कंपेयर करें इन सबको, इस्लामिक फिलोसफी तो खैर बाद में ही आई है, बट अगर हम इंडियन फिलोसफी को कंपेयर करें ग्रीको रोमन फिलोसफी से, तो वहां पर जो हो रहा था और इंडिया में जो मतलब रिलीजन बेस भी है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सनातन धर्म हो, तो क्या डिफरेंसेस थे? देखिए, पहली बात है एस्टेटियोलॉजिकल डिफरेंस. एस्टेटियोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब है कि व्हाट इज द एंड ऑफ योर फिलोसफी. वेस्टर्न फिलोसफी का जो अल्टीमेट एम था टू इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, और इंडियन फिलोसफी का एम था मोक्ष, निर्वाण, सेल्वेशन. वेस्टर्न फिलोसफी में कभी प्लेटो ने नहीं कहा कि सेल्वेशन आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए, कभी नहीं कहा. लेकिन बुद्ध ने कहा कि निर्वाण आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए. वेदांत ने और उपनिषदों ने शुरू से कहा कि मोक्ष आपका एम होना चाहिए, कि पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारी फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट फ्रीडम को प्राप्त करना. वेस्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव है नेचर की रियलिटी को टेस्ट करना या इंक्वायर करना. ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया. दूसरी बात है कि जो मेथड्स यूज होता है, इंडियन फिलोसफी में भी लॉजिकल टूल्स यूज हुए हैं बहुत ज्यादा. उसके अलावा एक्सपीरियंशियल टूल यूज हुए हैं, जैसे मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन या मोनास्टिक लाइफ, वहां इंक्वायर करना. ठीक है. वेस्ट में रीजनिंग का ज्यादा यूज हुआ है फिलोसफी में. रीजन इंटेंसिव है, रीजनिंग बहुत ज्यादा हुई है, रैशनलिज्म जाते हैं. तो हमारे यहाँ एक्सपीरियंशियल और रैशनल रीजनिंग दोनों का मिक्सचर है उनके यहाँ, लेकिन रैशनलिज्म ज्यादा है. एक्सेप्ट ड्यूरिंग आपकी ये क्रिश्चियन एरा का मतलब है कि जब पेपेसी अपने पीक पर थी, तब ये लोग भी मोनास्टिक लाइफ और इस तरह की चीजों पर बहुत वो करते थे, स्ट्रेस देते थे. बट उसके अलावा ज्यादातर फिलोसफर इनके थिंकर्स ही रहे. हमारे थिंकर्स नहीं, इनके विचारक ज्यादा रहे, हमारे सेंट ज्यादा रहे फिलोसफर. और वो डिफरेंस भी है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर फिबोनाची नंबर सारी दुनिया जानती है, लेकिन विराहंका नंबर्स उनको बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि विराहंका इंडियन मैथमेटिशियन था और उसने फिबोनाची से बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था ये पैटर्न नेचर में. और जैसे सोक्रेटिक क्वेश्चन मेथड है, वैसे हमारा न्याय सिस्टम है. उसके बारे में जरूर बताइए, लोगों को पता चलना चाहिए उसके बारे में. न्याय एक्चुअली इंडियन फिलोसफी है. उसको हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में बांटा गया है. हेटेरोडॉक्स स्कूल वो स्कूल्स हैं जो वेदांत की फिलोसफी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं और गॉड का भी एग्जिस्टेंस मानते हैं किसी ना किसी फॉर्म में. ऑर्थोडॉक्स स्कूल वो हैं जो वेदांत को फॉलो नहीं करते और गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं. तो आप 3 ऑर्थोडॉक्स स्कूल समझ सकते हैं, चारवाक, बुद्ध और जैन. उसके अलावा जो हमारे कुछ इंडियन फिलोसफी के स्कूल हैं, एक न्याय वैशेषिका, योग सांख्य, मीमांसा और वेदांत. तो ये हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल. ठीक है. और 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल हैं. तो इन 6 स्कूलों में एक न्याय वैशेषिका एलाइड सिस्टम है. एलाइड सिस्टम में बोलते हैं कि मतलब 2 अलग अलग सिस्टम है, बट इनमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट है. जैसे योग वैशेषिक एक एलाइड सिस्टम है, ऐसे ही न्याय वैशेषिक एलाइड सिस्टम है. तो इस सिस्टम में खूबी यह है कि ये न्याय तो क्या है कि रीजनिंग से कंसर्न्ड है, कि रीजनिंग का नेचर क्या होता है, रीजन क्या होता है, रीजनिंग में फैलेसीज क्या क्या होती हैं, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, क्या जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से है या जो इफेक्ट आया है वो फ्रेश क्रिएट हुआ है. ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जो अगर इफेक्ट आए, क्या जो कपड़ा था वो धागे में पहले से समाया हुआ था या कपड़ा नया क्रिएशन है. वो सम ऑफ पार्ट्स वाली फिलॉसफी आ जाती ना इसमें. नहीं, वो सम ऑफ पार्ट्स नहीं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं. ओके. इसका
और ये एरिस्टोटेलियन पोटेंशियल, एरिस्टोटल भी कहता था कि जो जो दुनिया में हो गया है वो एक्चुअलिटी है, और उसके होने से पहले इसमें पोटेंशियल फॉर्म में था। फॉर एग्जाम्पल, जो पेड़ था क्या वो बीज में पहले से समाया था, या पेड़ एक नई क्रिएशन है? कॉज और इफेक्ट का रिलेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इफेक्ट कॉज में पहले से था ही नहीं, जो चीज बिल्कुल नहीं थी वो आ कहां से गई नहीं, अगर कोई चीज पहले से थी ही नहीं, तो ऐसे ही जो अब फिर ये क्वेश्चन और गहरे जाते हैं। इसको नरेंद्र, यहाँ में इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, इसको समझाने के लिए कि कोरोना जो हुआ है, लोग कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल था, व्हाटएवर था, बट क्या वो रियली अनप्रिडिक्टेबल था? नहीं, वो नहीं, ना ही अनप्रिडिक्टेबल था ना ही अनलाइकली था। मतलब इसको दूसरे साइंटिफिक सेंस में देखिए, ये तो अनप्रिडिक्टेबल, ये एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन इम्प्रोबेबल और अनलाइकली नहीं था। दिस वाज अ काइंड ऑफ डिजास्टर व्हिच वाज वेटिंग टू हैपन। सो बिकॉज अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ेगी तो फिर ये कोरोना तो आना ही था, कैन वी से दैट? ये अलग चीज हो गई, ये एक डिटरमिनिस्टिक थॉट हो गई। डिटरमिनिज्म दूसरी थ्योरी है। डिटरमिनिज्म जैसे मैंने पिछले टॉप में डिस्कस किया था, डिटरमिनिज्म ये थ्योरी है कि अगर आप इसको जैसे लाप्लास के टर्म्स में बोले, लाप्लास एक बहुत फेमस, इसमें उसने गॉड्स डाइस करके उसने बहुत फेमस ऐसे लिखा था, तो उसमें ये बोला था कि अगर हमें सारी ओरिजिनल कंडीशंस पता हो जाए सारी चीजों की, और सारे इंटरवीनिंग लॉज हमें पता हो जाए, सारे पार्टिकल्स के मतलब ओरिजिनल पोजीशन पता हो जाए कि यूनिवर्स की क्रिएशन के टाइम पर क्या थी, और सारे नेचर के लॉ हमें पता हो, तो उनसे हम आज के अभी क्या है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो कभी भी कुछ भी हुआ है या होगा वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये होता है डिटरमिनिज्म की एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर के जो लॉ है। ये तो डिटरमिनिस्टिक व्यू ऑफ वर्ड हो गया कि हर चीज इज प्री डिटरमाइंड। जैसे हिंदू धर्म में प्रारब्ध कहा जाता है, ये भी डिटरमिनिस्टिक व्यू है कि सब कुछ आपकी लाइफ में प्रीडेस्टिन्ड है। और इसमें दूसरी थिंकिंग है कि कुछ भी प्रीडिटरमाइंड नहीं है, सब कुछ एक्सीडेंटल है। ठीक है, और ठीक है, अगर हम इसको इसमें नहीं डाल सकते, तो जैसे आपने बोला कॉज एंड इफेक्ट आता है न्याय सिस्टम में, मतलब आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर कि क्या ये पहले से ही था कि नहीं था, राइट? कहीं नई क्रिएशन हुई है कि नहीं हुई है? तो ये सोक्रेटिक क्वेश्चन मेथड से कितना डिफरेंट है? सोक्रेटिक मेथड तो एक आपकी डायलॉगिक प्रोसेस है क्वेश्चन को डिस्कस करने की। मतलब सोक्रेट्स क्या करता था? सोक्रेट्स सबसे जाके सवाल पूछता था और सबसे टर्म्स को क्लैरिफाई करता था, और ये देखता था कि इसको क्या कितना पता है इस टर्म्स के बारे में। सोक्रेटिक मेथड एक एनालिसिस का तरीका है, तो वो एक बेसिस तरीका है, वो मतलब ज्यादा डीप डेप्थ में नहीं जा रहा, ज्यादा सब्सटेंस में नहीं जा रहा है वो। ऐसा नहीं है, सोक्रेटिक मेथड में भी आदमी डेप्थ में जाता है। सोक्रेट्स ये पूछता था, आपने कहा कि ये चीज ब्यूटीफुल है, मतलब चलो दूसरा क्वेश्चन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है एक अपने डायलॉग में। सोक्रेट्स एक आदमी को ऐसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि कोई चीज अच्छी क्यों है, मतलब राइट क्यों है? क्योंकि भगवान उसे चाहता है, या भगवान इसलिए उसको चाहता है क्योंकि वो राइट है? अभी बहुत गहरा सवाल है ये, मतलब सवाल भी गहरा है, और आपने अगर क्लोज एंडेड सवाल बोल दिया है तो कोई और थर्ड ऑप्शन की जगह भी नहीं बची है ना। नहीं, इसका एक्चुअली एथिकल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप कहते हो कि क्या चीज सही क्यों है, मतलब कोई चीज सही इसलिए क्योंकि उसे गॉड चाहता है, या गॉड कोई चीज को इसलिए चाहता है क्योंकि वो चीज सही है। ठीक है, तो क्योंकि पहले तो ये माना जाता था ना कि जो भी आपकी वर्च्यूज हैं, जो भी एथिकल वैल्यूज हैं, वो गॉड चाहता है इसलिए वैसी हैं, दुनिया इसलिए ऐसी क्योंकि गॉड चाहता है। यहाँ आई थिंक आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले जो फिलॉसफी होती थी वो रिलीजन पे इतनी डिपेंडेंट क्यों होती थी, गॉड पे इतनी डिपेंडेंट क्यों होती थी? फिलॉसफी असल में ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, इसमें गॉड और फिलॉसफी वाला इसमें क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत बार जो रिलीजियस डेवलपमेंट है ना, हैव बीन प्रीसीडेड बाय फिलॉसफिकल डेवलपमेंट। नहीं, लेकिन अब जैसे सोक्रेटिस है, तब जो उनके खुद के गॉड्स वगैरह होते थे प्लैनेट्स के नाम पे, तो वहां पर रिलीजन उतना स्ट्रांग नहीं था। ग्रीस में रिलीजन कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं रहा था। ग्रीस में फ्री थिंकिंग इसीलिए डेवलप हो गई, आर्ट साइंसेस मैथ्स इसीलिए डेवलप हो गए क्योंकि वहां रिलीजियस एज इंस्टीट्यूशन बहुत वीक था। लेकिन उसकी फिलोसफिकल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारा सपोर्ट मिला क्रिश्चियनिटी को,
क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने बहुत सारे फिलोसफिकल टेनेट डायरेक्टली ग्रीक फिलोसफी से उठा लिए। तो जो फिलोसफिकल डेवलपमेंट थे वर प्रिसीडेड बाय रिलीजियस, जो रिलीजियस डेवलपमेंट थे वर प्रिसीडेड बाय फिलोसफिकल डेवलपमेंट के बाद क्रिश्चियनिटी ने सीधे उठा लिया ग्रीक फिलोसफी की बहुत सारी चीजों को जो जो उसको सूट करी। यही चीज इस्लाम में भी जो पहले के बहुत सारे ग्रीको रोमन फिलोसफी के एलिमेंट चल रहे थे उसने उठा लिया, रिलीजन में अडॉप्ट कर लिया एज इट इज। तो फिलोसफी कई बार प्रिसीड करती है और कई बार सक्सीड करती है रिलीजन को। मतलब रिलीजियस एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ऐसे थिंकर आते हैं जो नई फिलोसफी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वैष्णविज्म है। वैष्णविज्म की वजह से बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट फिलोसफी आई है, जैसे द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद। ये वैष्णविज्म के स्कूल थे। तो वैष्णविज्म के स्कूल थे, लेकिन इनमें इन्होंने एक फिलोसफिकल डायमेंशन दी कि जीव और ब्रह्म का क्या संबंध है, लेकिन ये एक वैष्णव ट्रेडिशन के भीतर दे रहे थे उस आंसर को। और कई बार क्या हुआ कि बुद्ध ने पहले फिलोसफी डेवलप की, बाद में बुद्ध धर्म आ गया। क्योंकि बुद्ध ने कभी धर्म नहीं बनाया, बुद्ध ने फिलोसफी दी, बुद्ध ने दर्शन दिया। तो ये चीजें आपस में कई बार धर्म पहले आता है, कई बार फिलोसफी पहले आती है, कई बार फिलोसफी पहले आती है, फिर धर्म बनता है। यहाँ पर ना एक और फंडामेंटल चीज है जो हमें शायद डिफाइन करनी चाहिए, सो दैट आवर कॉन्वर्सेशन बिकम्स मोर आई वुड से प्रिसाइज, और वो है ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म। कि ज्योग्राफी पे कितना डिटर्मिन हुआ है, चाहे हम ग्रीको रोमन थॉट को कहें या फिर हम इस्लामिक थॉट को कहें या फिर जो इंडियन थॉट्स हैं या इवन चाइनीज जो फिलोसफी है, वो ज्योग्राफी पे कितना डिपेंड किया है? ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि ज्योग्राफी आपका बेसिक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपका कल्चर, सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सब कल्चरल फेनोमेनाज है। रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स, ये सब एक ह्यूमन सोसाइटी के पर्टिकुलर कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी के पर्टिकुलर टाइप के कल्चर्स हैं। और कल्चर हमेशा डिटरमाइंड होता है इसकी बेसिक कंडीशंस कैसी हैं। अगर एक स्कैर्सिटी वाला कल्चर होगा तो दैट विल बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस मिलिट्रीज देन फिलोसफर्स, क्योंकि आपका स्कैर्सिटी है तो आपको पहले रिसोर्सेज चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो यू विल टेंड टू बी ग्रेट वॉरियर्स, जैसा कि अरब्स के केस में हुआ कि इट वाज अ वेरी स्कार्स सोसाइटी फुल ऑफ स्कैर्सिटी, तो उसने बहुत महान योद्धा पैदा किए। और इफ यू आर ए प्रॉस्परस सोसाइटी यू आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस आर्टिस्ट एंड फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, क्योंकि आपकी सारी मटेरियल नीड फुलफिल है और आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको जरूरत ही नहीं है आर्मी बिल्ड करने की। और इसीलिए यही इंडियंस की प्रॉब्लम भी थी कि हम इन्वेडर से हार जाते थे ना, क्योंकि हमें लड़ाई की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो हम आर्मी क्यों पैदा करेंगे? हमें जरूरत ही नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं हो रही है, हमारे पास सब कुछ है और हमें लड़ना भी नहीं है। और इसीलिए यहाँ अहिंसा का सिद्धांत भी है, अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें, क्योंकि हम अहिंसक होना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना वेजिटेरियन आइटम उग जाता है। कोई आदमी जो साइबेरिया में रह रहा है या अरब के डेजर्ट में रह रहा है, वो अहिंसा का सिद्धांत नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अगर अहिंसक होगा तो मर जाएगा, तो उसके साथ उसका सिद्धांत भी मर जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हैं, सुमेरियन जिसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो बेसिकली डेजर्ट्स की वजह से उनकी वो सिविलाइजेशन की जो कहेंगे लर्निंग्स, वो इतनी फ्लरिश नहीं हुई जितनी इंडियन फिलोसफी की हुई है या ग्रीको रोमन की हुई है या इवन चाइनीज फिलोसफी की हुई है, क्योंकि वो डेजर्ट से काफी चीजें जो चेंज होती हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे वापस जाते हैं इंसान, और फिर वॉर लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। देखिए आपके सुमेरियन सिविलाइजेशन तो टिग्रिस नदी के इर्द गिर्द थी, और आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के इर्द गिर्द थी, तो ये लोग तो उसी एक नदी के अगल बगल में रहकर ही हो गए ना, उसके चारों ओर तो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट थी, और फिर इन्वेजन भी बहुत होते रहे, क्योंकि हर कोई उसी फर्टाइल लैंड में आना चाहता था। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तो हर जगह नदियां हैं, हर जगह बहुत फर्टाइल है, जंगल है, सब कुछ है, तो इसलिए भी हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इंडिया में कम रहे, हालांकि हुए हैं बट कम हुए हैं, इस स्केल पे नहीं हुए। तो ऑब्वियसली जो फिलोसफी इज द चाइल्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर ना मुझे एक्चुअली चाइना का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगता है, बिकॉज जो हान चाइनीज आप कह लो, आइडेंटिटी कह लो, या फिर कन्फ्यूशियस की बात कर लो, जो मतलब और बुद्ध से 200 साल आगे के टाइम पे था, कुछ 400-500 बीसी के टाइम पे, तो कन्फ्यूशियस ने भी ये समझा कि यहाँ पर डिसिप्लिन ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंटरनली फाइट बहुत होती थी, तो वहां पर वो फिलॉसफी बिल्कुल अलग है बाकी जगहों से, जैसे हर का यूनिक पर्सपेक्टिव है, और उसी फिलॉसफी को, वो मिडिल किंगडम की जो आइडेंटिटी है, चाइना आज भी उसी की बात करता है,
और हर मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज हान चाइनीज। तो वो जो फिलोसफी है वो किसके बेसिस पे है? क्या वो कंप्लीटली ज्योग्राफी पे थी या रिलीजन पे थी? क्योंकि चाइना का अपना बहुत बड़ा कभी कोई रिलीजन रहा नहीं है, ज्योग्राफी उनके फेवर में ही रही है ज्यादातर। सो वहां पर कैसे डेवलप हुई उनकी फिलोसफी? एक्चुअली इसमें ये ज्यादा मैंने चाइनीज फिलोसफी की स्टडी नहीं की, बट जो मुझे लगता है सर्कमस्टांसेस रहेंगे वही जो आप बोल रहे हैं कि जिनमें ट्राइबल वॉरफेयर होता रहा होगा। जो भी क्लैन होंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करते रहे होंगे, तो इन लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर हम एक कंप्लायंस की फिलोसफी लाएंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर एम्पायर। जो बात सही है कि अगर आप एक ऐसी पॉपुलेशन बनाते जो कंप्लायंट है रूलर्स के ऑर्डर के लिए, तो वो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ब्रॉडर प्रॉस्पेरिटी। तो जो कंफ्यूशनिज्म बहुत ज्यादा इसी आइडिया पे बेस्ड है, कंप्लायंस पे, तो मुझे लगता है कि वहां डिसिडेंस ज्यादा रहा होगा शुरुआत में। तो उनको लगा होगा कि हमें इस तरह की फिलोसफी की जरूरत है। बाकी धर्म की जो बात है, चाइना में बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव रहा है। वो प्रभाव इंडिया रहा से है, लेकिन वो मतलब वैसे वो ट्रांजिटोरी पीरियड रहा है या फिर उन्होंने कस्टमाइज कर लिया था? तो हर रिलीजन जाके बदल जाता है लोकल हाँ। कंडीशंस में थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, अब हमने ये डिफाइन कर दिया है कि मतलब क्या हो रहा था इंडियन फिलोसफी में, ग्रीको रोमन फिलोसफी में, और जोग्राफिक डिटर्मिनिज्म, ये सब चीजें हमने डिफाइन की हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आज की फिलोसफी है, मॉडर्न फिलोसफी, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब से मतलब इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन से मैं कहूंगा इकोनॉमिस्ट्स को ही फिलोसोफर्स बोला जाता है, मॉडर्न फिलोसोफर्स। कीनीज की नहीं ये बात करें उनको, या कीनीज का जैसे वो जो उनका वो है कि स्टिमुलस देते रहो और ये सब, तो उनको ही मॉडर्न फिलोसफर बोला जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें मॉडर्न डे फिलोसफी की, तो अमर्त्य सेन की किताबें पढ़ सकते हो जिसमें उन्होंने बोला है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, इंडियन आइडेंटिटी क्या होती है। और कोई इंसान नहीं है जो ऐसी किताबें लिख रहा है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली ये ना मिसनोमर इन लोगों को फिलोसफर का है ना, क्योंकि फिलोसफी के क्वेश्चन ही अलग होते हैं। हम्म। फिलोसफी इस तरीके के क्वेश्चन से डील करती है, बट एज बहुत मतलब सरफेस मतलब ट्रांजिटरी और कैजुअल लेवल में। मतलब वो इन सब क्वेश्चंस उनको फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलोसफी जो डीपेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन आप किसी चीज में पूछ सकते हो वो है, और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साइंस को पहले क्या कहा जाता था? साइंस को पहले नेचुरल फिलोसफी कहते थे, और न्यूटन की जो किताब थी उसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी या प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो उसने कहा कि इसको जो बेसिकली जो किसी सब्जेक्ट का डीपेस्ट क्वेश्चन अगर आप वो पूछोगे तो फिलोसफी है। उससे फंडामेंटल क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, और उसके आंसर करना फिलोसफी है। तो और जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिस्ट का इवन सेल्फ प्रोक्लेम्ड एजेंडा है इसको साइंस बनाना। तो दे डील इन मैथमेटिक्स। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एजेंडा, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू। नहीं, एक्चुअली नहीं, केनेथ हैरो नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, और पॉल जी सैमुअलसन, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ये नोबेल लॉरेट भी है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, मॉडर्न या कंटेम्पररी इकोनॉमिक्स के फादर्स हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के। तो इन लोगों ने पूरा कंसेप्चुअलाइजेशन करने की कोशिश करी कि हम इसको पूरा मैथमेटिकल और फिजिक्स की तरह बनाएंगे कि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी हो, उस तरीके से हमारी मॉडलिंग हो जाए। क्योंकि ये तो रियल वर्ल्ड की चीज है ना। या रियल वर्ल्ड में क्या होगा अगर आप इंटरेस्टेड हटाएंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? इट्स एम्पेरिकल फिनोमेना। बट ये कि हाँ, जैसे पुराने फिलोसफर एडम स्मिथ है फॉर एग्जांपल, तो वो थोड़ा फिलोसफिकल माइंड का था, फिलोसफिकल बैंड का था, बट इनके क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और जो कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न फिलोसफी है, उसमें दो मेन स्ट्रीम है वेस्टर्न में, एक एनालिटिकल और एक कॉन्टिनेंटल फिलोसफी। एनालिटिकल फिलोसफी जो बेसिकली आपकी एंग्लो सेक्शन वर्ल्ड में पॉपुलर, एंग्लो सेक्शन वर्ल्ड का मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जहां अंग्रेजी बोली जाती है, ये लोग मैथमेटिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। और दूसरी है कॉन्टिनेंटल फिलोसफी, जो कॉन्टिनेंटल यूरोप मतलब यूरोप माइनस यूनाइटेड किंगडम, वहां पे प्रैक्टिस की जाती है। ये मोस्टली जो फिलोसफर में हमारी फिलोसफी की लीनियज है आपकी किरकेगार्ड, नीत्शे, हाइडेगर, इन सबके जो वो है, मतलब इन सबकी जो लीनियजेस को फॉलो कर रहे हैं वो लोग हैं कॉन्टिनेंटल फिलोसफी है, कॉन्टिनेंटल फिलोसफर्स हैं। तो ये जो दो मेन वो है, बाकी इनमें डिटेल्स हैं, डिस्कशन में आएगा तो बाकी डिस्कस करेंगे। बट नाम ये है कि एनालिटिकल मैथमेटिकल ज्यादा है, और जो कॉन्टिनेंटल है एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को ज्यादा वो फॉलो करते हैं। ये तो मेन स्ट्रीम अभी भी चल रही है। तो ये दोनों ही थॉट, ये दोनों ही जो स्कूल्स हैं, ये हमारी मॉडर्न पॉलिटिक्स को इन्होंने कितना इम्पैक्ट किया है? बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। स्पेशली मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है, इसको पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता है। अब पोस्ट मॉडर्न का मतलब क्या है?
पोस्ट मॉडर्न का मतलब है जो मॉडर्न पीरियड के बाद हो। मॉडर्न का मतलब क्या है? मॉडर्न का मतलब वो है कि जो एंशियंट ना हो। और एंशियंट क्या है? एंशियंट है डोगमा पे भरोसा होना। मॉडर्न का मतलब है रैशनलिज्म पे भरोसा होना। तो जो रैशनलिस्ट पॉलिटिक्स थी, एनलाइटनमेंट पॉलिटिक्स थी, दैट वाज मॉडर्न पॉलिटिक्स। हाँ, तो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो असल में एनलाइटनमेंट से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उसका इन्फ्लुएंस बहुत रहा। तो उसमें इन लोगों ने रैशनल अथॉरिटी की कोशिश करी कि स्टेट का स्वरूप क्या होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी रैशनली कैसे कंपोज हो सकती है, पॉलिटिक्स के रैशनल गोल क्या होने चाहिए, ये सब कहले मॉडर्न पॉलिटिक्स। पोस्ट मॉडर्न, और इनके पास, इनको मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न थिंकिंग ये कहती थी कि हर चीज का एक रैशनल आंसर है, ठीक है, वो जो यूनिवर्सल है और सब लोगों पे अप्लाई होगा। तो ये थी। उसके बाद इसका जो पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी है वो ये कहती कि एक आंसर कोई नहीं है। आंसर रिलेटिविज्म, उन्होंने बोला कि रिलेटिव आंसर है आदमी की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो हर आदमी के लिए अलग अलग आंसर सही होंगे, कोई यूनिवर्सल नॉर्थ स्टार नहीं है, ठीक है, और कोई ट्रुथ भी नहीं है। रैशनलिस्ट ये मानते हैं कि ट्रुथ है और वो डिटरमाइंड हो सकते हैं और वो फिक्स हैं। इनका कहना था कि ट्रुथ भी रिलेटिव है। तो जब ट्रुथ रिलेटिव है तो आपके इंस्टीट्यूशन भी उस ट्रुथ पर डिपेंडेंट होंगे। तो आपके आंसर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप क्या इंस्टीट्यूशन लेकर आना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स में जैसे चेंज किया, क्यूयर मूवमेंट आ गई, ठीक है, फेमिनिज्म का राइज हो गया, ये सब पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स के वो हैं, चेंजेस हैं जो पॉलिटिक्स में नए इंट्रोड्यूस हो गए। पहले क्या थी कि पहले राइट बेस्ड पॉलिटिक्स थी, इससे पहले मतलब मॉडर्न टाइम में कि आप में इकोनॉमी पॉलिटिक्स होती थी कि इकोनॉमिक बेनिफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो असर था ये कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का था। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी ने, एग्जिस्टेंशियलिज्म ने ये बोल दिया कि ट्रुथ जो है सब्जेक्टिव है। इसी लाइन को जब आगे ले जाया गया तो फिर उसके पॉलिटिक्स में ये इन्फ्लुएंस पड़े। तो यहाँ पे ना एक आपको छोटा सा मोनोलॉग करना पड़ेगा। आप ये डिफाइन करें कि फिलोसोफर्स, मतलब 15वीं सदी से यूरोपियन फिलोसोफर्स इंक्लूडिंग यूके, उनके किस थॉट प्रोसेस पे बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स बनने स्टार्ट हुए, कैसे कैसे आए। जैसे थॉमस हॉब्स की बात की थी हमने और ये सब की थी, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसमें असल में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैकियावेली से स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली एक इटालियन डिप्लोमेट थिंकर था। तो उसने बहुत क्लियरली, मैकियावेलिज्म जाना जाता है कि जब पॉलिटिक्स में आप कनिंग करते हैं तो उसने बहुत क्लियरली ले डाउन किए एक जो राजा का रोल है कि क्या होना चाहिए, और वो मतलब राजा का रोल होना चाहिए पावर एक्वायर करना, और पावर कैसे भी बाई हुक एंड क्रुक अप्लाई करे वो एक्सेप्टेबल है। राजा का इसके अलावा कोई रोल नहीं है कि एम्पायर को एक्वायर करना, एम्पायर को प्रोटेक्ट करना और एम्पायर को बढ़ाना। तो इसके लिए ही इज फ्री टू यूज कनिंग एंड शिकायनरी, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडर्न थिंकर पॉलिटिक्स में मैकियावेली माना जाता है। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल रियलिज्म। तो जो स्टेट्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो अपने बेनिफिट के लिए बनता है, और उसमें आदमी वायलेंस, फ्रॉड, इन सब चीज का यूज करने के लिए फ्री है। तो ये सबसे पहला थिंकर है मैकियावेली जी। मैकियावेली के बाद आए हॉब्स, थॉमस हॉब्स, एक जो बड़े थिंकर थे। थॉमस हॉब्स ने बोला कि जो स्टेट का मतलब स्टेट विद कैपिटल एस, स्टेट विद कैपिटल एस ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगा तो जो ह्यूमन सोसाइटी में ना सारे लोग आपस में लड़ते रहेंगे हमेशा, और कोई इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर नहीं होगा और कोई रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करने वाला नहीं होगा। तो जो इंसान की लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग होगी, इसलिए स्टेट का होना जरूरी है। तो उसने कंसेप्ट कर दी लेवायथन की। लेवायथन का मतलब एक बहुत बड़ा और पावरफुल स्टेट कि जो इंसान की लाइफ के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करे, सबकी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहां से आई अथॉरिटेरियन पावरफुल स्टेट की कॉन्सेप्ट। लेवायथन जैसे आज भी अगर जो बड़ी सरकारी ब्यूरोक्रेसी उसको लेवायथन के नाम से जाना जाता है। बिग गवर्नमेंट, तो बिग पावरफुल ऑल एनकम्पासिंग नैनी गवर्नमेंट, नैनी स्टेट। तो ये लेवायथन थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंकर हुए थे जहां से डेमोक्रेटिक थिंकिंग की स्टार्ट हुई, वो थे जॉन लॉक, रूसो और वोल्टेयर। रूसो वोल्टेयर आएंगे अभी। अच्छा, रूसो वोल्टेयर आएंगे, बट एक जो क्लियर थ्योरी ऑफ वो है ना इलेक्शन और जो डेमोक्रेसी है वो जॉन लॉक ने दी। वो एम्पिरिसिस्ट था। उसने कहा कि अगर हम एम्पिरिसिज्म को पॉलिटिक्स में लगाएंगे तो हमें डेमोक्रेसी मिलेगी। कि एम्पिरिसिस्ट क्या होता है बताइए। एम्पिरिसिस्ट का मतलब ये होता है कि जो एविडेंस
और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पिरिसिस था। तो इसने बोला कि डेमोक्रेसी की हमको रिक्वायरमेंट है, और इवन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सॉरी ब्रिटिश यूके की रिवॉल्यूशन थी, उसमें इसकी फिलोसफी का बहुत असर पड़ा था। उसके बाद जॉन लॉक की जो फिलोसफी है उसका असर अमेरिकन रिवॉल्यूशन पर पड़ा था। ये कहा जाता है कि थॉमस जेफरसन ने एक स्लेव को बेच के इसकी किताब खरीदी थी जॉन लॉक की। तो उसने कहा कि किताब मुझे चाहिए, उसने अपना स्लेव बेच दिया था थॉमस जेफरसन। ये आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट एंड प्लीज कंटिन्यू ज्यादा नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो वो लोग भी बहुत इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। इसके बाद दूसरा ये आए जो फ्रीडम फ्रीडम फिर एक फ्रीडम वाली थॉट थी, क्योंकि वेस्ट में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बहुत सारी थी, स्पेशली फ्रांस में। तो जो वोल्टेयर और रूसो थे, ये लोग मतलब आदमी की फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, इन चीज पे बहुत ज्यादा वो चाहते थे कि आदमी फ्री हो जाए सारे शैकल्स से। तो फिर इनकी अपनी फिलोसफी आई। इन्होंने भी फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो सबसे पहले रूसो ने दी। उसने कहा कि स्टेट का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट के बिना जो आदमी होगा ना वो क्या कहता था, विल बी ब्रूटिश, कि ब्रूट होगा अगर स्टेट होगा। तो उसने कहा कि इंसान ने क्या करा कि कॉन्ट्रैक्ट करा स्टेट के साथ कि मैं अपनी फ्रीडम आपको दूंगा, उसके बदले आप मुझे प्रोटेक्शन दो, अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए। तो उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी डाली कि हमारे और स्टेट के बीच में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सिटीजन हूँ, वो स्टेट है, मैंने अपनी फ्रीडम उनको दे दी है पार्शियली, उसके बदले मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर आपको फ्रीडम को डिफाइन करना पड़ेगा, फ्रीडम क्या थी उस टाइम पे। हाँ, फ्रीडम मैं आपको बताता हूँ। फ्रीडम की उससे पहले कोई कंसेप्शन नहीं थी। फ्रीडम की जो कंसेप्शन थी वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबसे पहले फ्रीडम को बहुत क्लियरली इनशिएट किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी उसने बोला कि मैं अगर अपनी बॉडी या माइंड से जो कुछ भी करना चाहूं, बिना करने का पूरा राइट, बिना किसी के इक्वल राइट को इफेक्ट किए, ही फ्रीडम है। ठीक है, तो फिर उसने जो मैंने पहले लेक्चर में जैसे कहता कि अलग अलग स्पेयर में फ्रीडम का अलग अलग मतलब हुआ, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्रीडम को कहा कि मैं जो भी करना चाहूं अपने बॉडी और माइंड के साथ विदाउट इफेक्टिंग इक्वल राइट ऑफ अनदर पर्सन ऑफ डूइंग सेम, वो फ्रीडम है। फ्रीडम तो मतलब पॉलिटिकल सेंस में बोल रहा हूँ, ऐसे तो एक रिलीजियस फ्रीडम भी होती है, स्पिरिचुअल फ्रीडम भी होती है, बट पॉलिटिकल सेंस में बोला। फिर फ्रीडम का और इवोल्यूशन हो गया। अब अमर्त्य सेन कहते हैं कि फ्रीडम है चॉइस, कि फ्रीडम का मतलब है कि मैं जो करना चाहूं वो कर पाऊं, मतलब खाली मेरे पे नेगेटिव रिस्ट्रेंट नहीं हटनी चाहिए, मेरे पास पॉजिटिव चीजें भी होनी चाहिए। नेगेटिव रिस्ट्रेंट का मतलब है कि स्टेट मुझे ना रोके, या मेरा पड़ोसी ना रोके, या पुलिस ना रोके, साथ ही साथ मेरे पास पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। पॉजिटिव चीजें मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दिल्ली जाना चाहता हूँ तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरी पॉजिटिव फ्रीडम है। दो सेंस में आपकी फ्रीडम डिफाइन होगी। नहीं तो नेगेटिव फ्रीडम की मुझे कोई कुछ काम करने से रोक रहा है, और पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी लैपटॉप में मूवी देखना चाहता हूँ तो मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर मैं अपनी बॉडी को नॉरिश करना चाहता हूँ मेरे पास खाना होना चाहिए। ये सब इसके लिए कुछ होना पड़ेगा मेरे पास। और नेगेटिव फ्रीडम में कुछ लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट फिर आगे डेवलप, फिर अमर्त्य सेन की लेटेस्ट स्टडी की फ्रीडम एंड चॉइस, कि आपको आपके पास फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी फ्रीडम बढ़े, फ्रीडम बढ़ने का मतलब है कि आपके पास नेगेटिव फ्रीडम आपकी घटे मतलब कम से कम रिस्ट्रिक्शन हो कुछ करने पर, और ज्यादा से ज्यादा चीजें हो आपके पास कुछ करने के लिए। तो ये है थोड़ा सा छोटा सा स्पान में इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और इसमें फिर नीड्स की बात करें या तो इन सब की बात करें, इन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया डेमोक्रेसी या मॉडर्न थॉट को, पोस्ट मॉडर्न थॉट को? नीड एक्चुअली अभी एक्चुअली इसके बाद रूसो के बाद हम समझते हैं, रूसो और जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह आ गए। इसके कार्ल मार्क्स तो बहुत फेमस है पॉलिटिकल थिंकर। तो ये सब जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद फिर कार्ल मार्क्स आ गए। कार्ल मार्क्स के बाद फिर बहुत सारे आते रहे। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर आया जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स था कि जिसने ना जस्टिस की बहुत क्लियर कंसेप्ट दी कि जस्टिस का मतलब क्या है और जस्टिस सोसाइटी कैसे आएगी। तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है कि अब कार्ल मार्क्स से मेरे को एक चीज याद आई। कार्ल मार्क्स जो था वो ही वाज ऑल अबाउट कि इक्वालिटी एंड कम्युनिज्म जो भी हम समझते हैं आज, और उसने काफी साइंटिफिकली उसको डिफाइन भी किया। एंजल जो उसका पार्टनर था उसने काफी चीजें बोली। लेकिन एक चीज जिसके बारे में कार्ल मार्क्स को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो खुद
सोशल एलीट का पार्ट था, एंड ही कुड टॉक अबाउट एरिस्टोक्रेट दिस। था। वो एरिस्टोक्रेट था, तो इसलिए वो ऐसी बातें कर सकता था। उसको ये नहीं पता था कि मतलब एक जो पोटैटो फार्म होता है या जहां आलू उगाते हैं वहां जाके लोग काम कैसे करते हैं, जो सर्फ और पेजेंट्री की बात करता था वो उसको खुद कभी नहीं पता था। वो खुद चाहता था कि मेरे बच्चे टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें, क्योंकि वो खुद वहां पढ़ा था, तभी उसको ये फ्रीडम ऑफ थॉट मिली थी, विच इज इसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म या फिर इवन नोबिलिटी। तो यहां पर उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। तो क्या ज्यादातर फिलोसफर्स का ऐसा होता है कि मतलब रियलिटी से काफी अलग होते हैं और वो ऐसी ऐसी बात करते हैं? नहीं, फिलोसफी में बोल रहा हूँ ना कि वेस्ट में फिलोसफी तो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो ये लोग इंटेलेक्चुअल मतलब ठीक है, जो बात देखो, ये बात नहीं कि जो आप कह रहे हैं वो आप जिए, जरूरी थोड़ी है। यू कैन बी ए मैथमेटिशियन, ए ग्रेट मैथमेटिशियन, बट जरूरी थोड़ी कि मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल से आप लाइफ जिए। ओके। बट यू कैन बी करेक्ट इन मैथमेटिक्स, यू कैन बी करेक्ट इन फिलोसफी। और हमें ऐसा क्यों लगता है कि आदमी जो कह रहा है उसको वैसे ही जीना भी चाहिए? मतलब ये तो कोई ऐसी नेसेसिटी तो नहीं है नेचर में। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर क्या इंडियन फिलोसफी डिफर करती है, क्योंकि इंडियन फिलोसफी आपने बोला था कि काफी एक्शन ओरिएंटेड है। इंडियन फिलोसफी में तो ये बात है ना कि आप फिलोसफी कर ही नहीं पाएंगे अगर आप वैसी लाइफ नहीं जी रहे। क्योंकि यहाँ जो फिलोसफी है वो स्कूल्स में चलती है, इंडिविजुअल्स में नहीं चलती। आपको प्लेटो, सोक्रेटिस, सोक्रेट्स और हर फिलोसफी आदमी के नाम से होती है। हमारे यहाँ स्कूल्स होते हैं। स्कूल में आपको आदमी का नाम भी नहीं पता होगा कौन कौन इस ट्रेडिशन के लोग थे। स्कूल ऑफ आपको थॉट। ये पता होता है स्कूल ऑफ थॉट है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रिफाइन करते जाते हैं। मे भी 50 लोगों ने उसको रिफाइन किया है, मे भी 100 लोगों ने किया है, मे भी एक साथ अलग अलग 15 स्कूलों ने उसको डिफाइन किया है। तो हम और वो लोग सब आश्रमों में रह के लाइफ जी रहे थे एस्थेटिक्स की। वो प्रैक्टिस कर रहे थे रोज, मतलब ऑस्टेरिटीज जो उन्होंने नहीं लिखी है वो भी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इंडियन इंडियन फिलोसफी का एम है मुक्ति की प्राप्ति करना। तो वो प्राइमरी गोल वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए लगा रहेगा। उसका मतलब कि बहुत एथिकल लाइफ जीना, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीना। अब जब हमारी फिलोसफी इतनी इवॉल्व है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही गलत है या कौन सी बेटर है, बट बहुत ज्यादा इवॉल्व है। पुरानी जो हमारी वैदिक फिलोसफी कह लें, जैसे अब जो भी कह लें, लेकिन जो हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज अ वेरी वेरी, मतलब वो बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से हमने वेस्ट की फिलोसफीज को अप्लाई किया हुआ है। जितना हम कस्टमाइज कर सकते हैं उतना, और कोई परफेक्ट सोल्यूशन निकला नहीं है अभी तक। तो आपको लगता है कि क्या हम अपनी एंशंट जो फिलोसफीज हैं, जो काफी इवॉल्व हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, और वो एक्चुअली शायद इंडियन लोगों के लिए बनी भी हुई हैं, उसको हम कितना इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में? और कैसे बना है डेमोक्रेसी, बनी कैसे है, उसका स्ट्रक्चर बना कैसे है रिलीजन के बेस पे, और इंडिया में कैसे डिफर करता है? देखिए, डेमोक्रेसी तो इवॉल्व हुई थी वेस्ट में, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग आइडियाज आए। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपकी स्टेब्लिश हुई यूनाइटेड किंगडम में, वहां प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। लेकिन वहां पर क्रिश्चियन फिलोसफी का काफी काम था ना डेमोक्रेसी बनाने में। हाँ, क्रिश्चियन फिलोसफी का काम ऐसा था। क्रिश्चियन फिलोसफी इक्वलिटी ऑफ सोल पे भरोसा करती है। तो वो लोग हायरार्की, और जो आदमी क्रिश्चियन फिलोसफी को ट्रू सेंस में मानेगा वो दो इंसान में डिफरेंस नहीं करेगा। एक इंसान का दूसरे इंसान पे एक्सप्लॉइटेशन भी वो नहीं करेगा। तो इसको रोकने का प्रैक्टिकल तरीका ये है कि सबको इक्वल राइट और इक्वल पावर दे दो। प्लस लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब रूलर एब्सोल्यूट हो जाता है, उसको सारी पावर मिलती है, तो टायरेंट बन जाता है। तो उन्होंने ये भी इंस्टीट्यूशन बनाया कि लोगों को आप बदलते रहो, पावर में जाके टाइम तक मत बिठाओ। तो ये बेसिकली क्रिश्चियन फिलोसफी थी कि जो इक्वलिटी ऑफ सोल है और गॉड के सामने सब बराबर है, उसी का ट्रांसलेशन जब इन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में किया तो डेमोक्रेसी आई। फिर नए थिंकर्स ने अपना भी कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन इंडिया में इंडियन जो रिलीजन्स थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो रिलीजन्स इंडिया, मतलब मॉडर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं एंशिएंट इंडिया के रिलीजन्स थे वहां पर तो ये सेम सिस्टम नहीं था। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अगर हमें एक नया पॉलिटिकल सिस्टम या कस्टमाइज करना पड़े तो हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं? नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में पॉलिटिकल फिलोसफी में कंसेप्ट रही है वो धर्म की कंसेप्ट रही है। हमारे यहाँ अधिकारों की बात कभी नहीं हुई है। हमारे यहाँ हमेशा धर्म की बात हुई है। हम राइट्स बेस्ड सिविलाइजेशन है, हम ड्यूटी बेस्ड सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न जो डेमोक्रेटिक थॉट है वो कहती है कि हर किसी के राइट है, फंडामेंटल राइट की बात बोलती है कि हर किसी को स्टेट ये राइट देगा। लेकिन हमारे यहाँ धर्म रहा है कि राजा का ये धर्म है, प्रजा का ये धर्म है, ठीक है, और एक विद्यार्थी का ये धर्म है, एक गुरु का ये धर्म है। तो हम लोग एक पॉलिटिकल सेंस में ड्यूटी बेस्ड सिविलाइजेशन रही है। अगर किसी को राइट मिल रहा है कोई, इसका मतलब है कि कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसको वो राइट देने की।
तभी तो आपको राइट मिलेगा जब कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा आपको उस राइट को देने की, अदरवाइज एग्जैक्टली। राइट कैसे मिलेगा? तो तो ये हम ये लोगों को ये कंफ्यूजन आजकल भी हो जाती है, स्पेशली जब ये इंडिया चाइना की अभी बात हो रही थी या इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, तो सीधा कहा जाता है कि तुम इस समय पे तुम्हारा धर्म क्या है, क्या तुम भारत का साथ नहीं दोगे, या क्योंकि तो फिर वो वहां पर फ्री थिंकिंग को रोका जाता है, जबकि फ्री थिंकिंग तो डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल पिलर है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये इंडियन लोगों में हमेशा ही रहेगी ना, क्योंकि हम धर्म और अपने जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके बीच में लड़ते रहेंगे। तो क्या कहीं पर नहीं कुछ। देखो, एक्चुअली फर्क आ गया है ना। देखो हम्म। जो हमारी ट्रेडिशनल धर्म वाला इंस्टीट्यूशन था ना, हम्म। वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डिजाइन नहीं था। हम्म। वो एक ऐसे दुनिया में बनाया गया था कि जहां दुनिया बहुत बदल नहीं रही थी, हम्म। जहां इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी, हम्म। जहां सोशल इंस्टीट्यूशन ट्रांजिशन में नहीं थे, हम्म। जहां स्टेबिलिटी रहती थी 20 पीढ़ियों तक। हम्म। तो वो अगर हर कोई आदमी उस तरह के स्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कॉम्प्लेक्स हो चुका है इसलिए कन्फ्लिक्ट भी आएंगे, इसलिए पैराडॉक्सेस भी रहेंगे, कंट्राडिक्शन भी आएंगे, वो सब है अभी हम जो विटनेस करते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। लेकिन फिर भी जो एलिमेंट ऑफ धर्म है वो कभी भी मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं हो सकता कि नो मैटर आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, उस सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ तो कुछ धर्म ना है, कुछ करना है। कुछ ना कुछ है। मे बी एज ए सिटीजन आपको बंदूक नहीं उठानी पर टैक्स देना तो आपका धर्म है, हम्म। 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 या अपनी स्ट्रीट को साफ रखना तो आपका धर्म है। हम्म। तो वो आपका रिकंडीशन और या एज ए एक अच्छा फादर बनना, एक अच्छा टीचर बनना, एक अच्छा एम्प्लॉय बनना भी आपका धर्म है। हम्म। तो वो चीज आप हटा नहीं सकते हैं। वो धर्म की चीज को जो इंडियन फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, वो चीज आप नहीं हटा सकते। और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट केवल आइडियलिस्टिक ही नहीं, बहुत प्रैग्मेटिक भी है। जैसे चाणक्य की थ्योरी है, चाणक्य तो बहुत बड़ा प्रैग्मेटिक था। हम्म। वो जैसे सारी चीजें बोलता है, साम दाम दंड भेद, कहता है कि राजा को, प्रिंस को अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का यूज करना चाहिए, ठीक है। हम्म। और उसके बाद वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात बोलता है, वो बोलता है कि अलायंसेस की बात बोलता है, हम्म। आइसोलेशन ऑफ एनिमी की बात बोलता है, और इंटरनल जो डिसिडेंट्स उनके टर्मिनेशन की बात बोलता है, स्टेट वाइड स्पाइंग नेटवर्क की बात बोलता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत डीप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी थे, लेकिन वो ये कहता है कि सारी चीजें धर्म के दायरे के भीतर होनी चाहिए। और वो धर्म डिफाइन कौन करेगा? धर्मशास्त्रों में डिफाइंड था उस समय के लिए। तो हम आज के समय में अपने शास्त्रों को कितना इंप्लीमेंट करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो इंडिया में है? नहीं, अब शास्त्र में तो कोई जानता भी नहीं है इंप्लीमेंट क्या करेगा। अभी तो हम देखो ऐसा ही है कि जो 47वां कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो कि बेसिकली वेस्ट के आइडियल कॉन्स्टिट्यूशंस का बोरोड हुआ है, हम वही चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग बिकॉज ऑफ देयर मॉरल नेचर, और जैसे महात्मा गांधी था या कुछ अच्छे जो नेता है, ऑफिसर है, वो जो भी उनके एथिकल कंपल्शन उनकी वजह से अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी सिस्टम तो हमारा सारा वेस्टर्न आइडियल्स पे बेसिस है। बस आर्टिकल 51 है जो बेसिक ड्यूटीज बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है, उसमें हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटियां दी हुई है। तो लेकिन वो तो आपको लगता है कि हमारे पूरे शास्त्रों का वो सारा मिलजुला समरी वो उन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज में है? नहीं, उतना नहीं है। 10 उन्होंने दे दी है। उन्होंने कुछ तो अपनी ट्रेडिशन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो उन्होंने सोचा, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है ना। वो इन्फोर्सेबल नहीं है। जो डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं या स्टेट को भी दी जाती हैं डायरेक्टिव्स, वो भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। वो डायरेक्टिव डीपीएसपी बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है वो तो खैर वो बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट वो करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज देखो इंडियन इथोस से डिराइव्ड है, बट वो मोस्टली वेस्टर्न ही है। मतलब जो तो उसका अगर तुम कोर बोलो ना, जिस तरीके से उन्होंने हर चीज को कंसेप्चुअलाइज किया है, जो जैसा वो चाहते थे वो वेस्टर्न है। तो ज्यादा इंडियन कहना गलत होगा, बट आप कुछ इंडियन चीजें डाली है उन्होंने। पर यहाँ पर मतलब ये एक सीख नहीं है हमारे लिए। मतलब 70 सालों की बात होती रहती है, तो 70 सालों में हमने बहुत अचीव किया है एज अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। आई थिंक वी हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। बट यहां पर हमने ये भी देखा है कि जो चीजें होनी चाहिए थी, जो थ्योरी में होनी चाहिए थी, वो हुई भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर एक सही टाइम नहीं है टू रीविजिट द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिंग इन मोर थिंग्स विच वी आर ऑलरेडी यूज टू? या फिर आपको लगता है कि हमारे थॉट प्रोसेस अब इतना वेस्टर्न हो चुका है कि पुराने इंडियन थॉट वैल्यूज लाके कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं? ऐसा भी दुनिया में फंडामेंटल शिफ्ट आ चुका है ना, वो हम पुरानी वैल्यूज बहुत ला भी नहीं पाएंगे। वो
एक अलग क्लाइमेट की चीजें थी। हम्म, अब वो क्लाइमेट जब तक नहीं आएगी तब तक वो वैल्यू ज्यादा मीनिंगफुल भी नहीं है। हम जिस क्लाइमेट में जी रहे हैं उसके हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सही है। हम्म, लेकिन अब उसमें मुझे नहीं लगता पुरानी चीज का यार देखो, पहले पुराने में कास्ट सिस्टम था कि कोई चाहता है कास्ट सिस्टम वापस आए। कुछ नहीं, चीजें अच्छी थी लेकिन कुछ चीजें बहुत रिप्रेंसिबल थी। हम्म, पहले आपकी सती प्रथा थी, कोई चाहता थोड़ी कि सती प्रथा वापस आए। तो कुछ रिग्रेसिव प्रैक्टिस भी उस चीज का पार्ट एंड पार्सल थी, सब कुछ अच्छा ही नहीं था। तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। और जहां तक नया लाने की सवाल है, मुझे लगता नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैसे कमी है। जो डॉक्यूमेंट वी हैव द हैप्पीएस्ट डॉक्यूमेंट, उससे भारी किसी का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। बस ये कि जो दिया है वही कर लें ढंग से, हम्म। क्योंकि उसमें सब कुछ दे दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर, देखिए आपको, हाँ, और उसके बाद कोर्ट्स बैठी है ना, कोर्ट को बैठ के सुप्रीम कोर्ट तो उसके दायरे को बढ़ाता जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हर बार। हम्म, रिव्यू की पावर दी गई है। और अमेंडमेंट ना भी हो तो जैसे आर्टिकल 21 है, 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पावर वो कर दिया, उसमें सारी राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें डालता जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्सपेंड हो ही रहा है। सो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है अब दोबारा, जैसे आपने बोला कि इम्प्लीमेंट हमें करना है, ऑलरेडी बना हुआ है सिस्टम, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो इंडिविजुअल पे बात आ जाती है, जहां फिर से वो धर्म की बात आ सकती है। लेकिन जैसे अभी एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, थिंकर है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आप भी बहुत फॉलो करते हैं, जॉर्डन पीटरसन। अब वो इंडिविजुअल की बात करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस काफी फ्री है, तो काफी वो लोगों को चुभती भी है वो। अब उस टाइप की थॉट प्रोसेस लाने के लिए कि हर इंसान उस तरीके से सोच सके या उन चीजों को फॉलो कर सके, हम क्या कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में? इंडियन सोसाइटी में हम लोग ये कर सकते हैं, पहली बात है कि एजुकेशन को सुधारा जाए, हम्म, क्रिटिकल लर्निंग पे जोर दिया जाए। बेसिक तो चीज वही है। अगर आप केवल एजुकेशन सुधार देंगे तो लोगों में अपने इंडिपेंडेंट थॉट आएगी। हम्म, और दूसरी बात है कि ये जो रोट लर्निंग और मार्क्स बेस्ड सिस्टम है, इसके बदले कोई अल्टरनेट सिस्टम हमें लाने चाहिए, जो बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरी कंट्री ने बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो हम लोग वैसे आ जाएंगे, कोई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। मेन बात है लोगों को पढ़ा दो, लोगों को ये बता दो कि ट्रूथ डिस्कवर करने के वैलिड तरीके क्या है, आर्गुमेंट कैसे करते हैं, रीजनिंग कैसे की जाती है। तो दे विल सर्च ट्रूथ फॉर देमसेल्व्स। और इसके लिए हमें एजुकेशन पे अटैक करना पड़ेगा। एजुकेशन सुधर जाएगी तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि हमें व्हील रीइन्वेंट करना है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत कुछ ऑलरेडी सोच समझ के बना लिया है, हम लोग केवल अच्छे से कॉपी ही करते हैं। हमको, हम लोगों में क्या एक वो है ना कि एक प्रॉब्लम सी है कि हमें अच्छी चीज भी कॉपी करने में शर्म आती है। अगर कोई अच्छी चीज बन गई है, किसी ने कर दिया है ना, तो अनअपेक्षितली उसको कॉपी कर लो। और उससे जिस बनाने वाले से अच्छा इम्प्लीमेंट कर दो, अपने आप तुम्हारा चीज आगे बढ़ जाएगी। हमें नया कुछ नहीं करना। वेस्टर्नर्स को फॉलो करते रहो, बहुत कुछ अपने आप हो जाएगा। बाकी अपने पास्ट को देख के वहां से कुछ सीखो। अच्छी चीज उनकी सब ले लो ना, अच्छी चीज लेने में क्या दिक्कत है? नरेंद्र, अगर आपको डिफाइन करना हो मॉडर्न इंडियन थॉट क्या होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन थिंकिंग क्या होनी चाहिए, तो कैसे आप क्या उसमें चाहेंगे, क्या डेफिनेशन हो? नहीं, मॉडर्न इंडियन के मॉडर्न जो ह्यूमन की थिंकिंग है, कोई भी ह्यूमन की थिंकिंग है या एंशिएंट भी थी, जो हमारी थिंकिंग के जो बेस्ट एलिमेंट थे वो हमारे क्रिटिकल फैकल्टी से डिराइव थे। ठीक है, हम लोग बहुत क्रिटिकल थे वर्ड को समझने के लिए। ठीक है, और बहुत ऑनेस्ट थे, ऑनेस्ट असेसमेंट करते थे, ट्रूथफुलनेस। योग के जो यम है, योग अष्टांगिक योग में पहली चीज आती है सत्य। ठीक है, फिर आती है हिंसा। तो सत्य को हमने सबसे ऊपर रखा है। हमारे देश का एम्बेलम है सत्य। और सत्य का मतलब है कि किसी भी हालत में क्रिटिकल मेंटल फैकल्टी का यूज करके जो चीज सही है उसकी डिस्कवरी करो। और रैशनलिज्म भी यही कहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड का की भी प्रोग्रेस इसी तरीके से हो पाई है, क्योंकि वो लोग सच को सच की तरह देखते हैं, अपने इमोशंस और आइडियोलॉजी और डॉगमा को नहीं थोपते ट्रुथ के ऊपर। तो लोगों को सत्य की तरफ उन्मुख हो, अपने आप सारे आंसर आएंगे। करेक्ट। सो गाइज, थैंक यू सो मच नरेंद्र। और ये है नरेंद्र, जिनसे मेरी ऐसी बातें होती रहती हैं, हमारी बातें काफी होती हैं और हमें समझ नहीं आता कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ पहुंच गए। और फिर नरेंद्र मेरे को अलग अलग फिलोसफर्स, एडमंड बर्क ने ये कहा और ये कहा, बहुत मजा आता है। और यही कॉन्वर्सेशन आपके साथ शेयर भी करना चाहता था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कॉमेंट्स में लिखें। नरेंद्र इज वेरी एक्सेसिबल, वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच नरेंद्र, आपने समय निकाला इसके लिए। थैंक यू सौरभ।
आपने बहुत समय और एनर्जी दी इसमें, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे।